हाय। हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, नेशनलिज्म इन यूरोप, उस पर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया प्रॉपर तरीके से शुरू कर रहे हैं। इसका एक वीडियो इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म इन इंडिया हम ऑलरेडी बनाए हैं, क्योंकि वो बनाना ज़रूरी है। 10th क्लास में जो नेशनलिज्म पढ़ना हम लोग को, इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया, वो पढ़ना हम लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से और गांधीयन एरा को पढ़ना, मतलब गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में जो एंट्री होता है वहाँ से लेकर के आगे पढ़ना। और देखा तो गांधी जी के मूवमेंट के बारे में ही पढ़ना और ज़्यादा पढ़ना नहीं। जबकि देखा जाए तो नेशनल मूवमेंट काफ़ी लंबा है और बहुत सारा इवेंट्स वगैरह सब है, लेकिन गांधी जी के एंट्री से और आगे जो गांधी जी के मूवमेंट्स वगैरह सब हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो इसीलिए आपको एक बैकग्राउंड जो है समझ में आना चाहिए कि नेशनलिज्म इन इंडिया आखिर शुरू क्यों हुआ और क्या सब वजह था। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना हो कि आपको और अच्छे से समझ में आए, तो इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। और हर एक स्टूडेंट को हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो 10-15 मिनट का वीडियो है, पहले आप उसको देखिए, तब आपको मज़ा आएगा इस चीज़ों को समझने में। बाकी जो बुक की चीज़ें हैं जो प्रॉपर 10th की है वो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर का क्या नाम है, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म से पहले हम ये बता दें कि नेशनलिज्म नाम से हमारा 2 चैप्टर है, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म का डेफिनेशन हम पहले भी बताए थे जब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा रहे थे। तो देखें कि नेशनलिज्म होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया में या किसी एक बाउंड्री के अंदर रह रहा और उन सब लोगों के बीच आपस में फीलिंग ऑफ कॉमननेस, वननेस डेवलप्ड होता है या फीलिंग ऑफ प्राउड डेवलप्ड होता है, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो देखिए यूरोप में नेशनलिज्म सबसे पहले शुरू हुआ फ्रांस से। फ्रांस के लोग एकजुट होते हैं और जो है ना वहाँ के इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन के ख़िलाफ़ और अपनी राजा के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है, एक जैसे लॉज बनाए जाते हैं, एक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, एक फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है और फिर फ्रेंच भाषा को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता। तो इस तरीके से फ्रांस धीरे धीरे नेशन स्टेट्स वहाँ पर बना। फिर इटली यूनिफिकेशन पढ़ते हैं, जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ते हैं, ब्रिटेन यूनिफिकेशन पढ़ते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं। तो इन सब सारे टॉपिक में हम देखते हैं कि इन सब जगहों पर बाहरी हुकूमत या जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग एकजुट हो रहे हैं। लोगों का एकजुट होना ही नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है कि लोग जो है ना अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं और जो है ना उन सब चीज़ों की वजह से एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें एक होने की वजह से फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमननेस डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो आज नेशनलिज्म इन इंडिया में हम क्या देखते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म था वो और भी कॉलोनीज़ के जैसा, मतलब यूरोप में जो नेशनलिज्म हुआ वो इंडिया में उससे बिल्कुल अलग था। यूरोप में नेशनलिज्म हुआ अपने रूलर्स के ख़िलाफ़, नेशनलिज्म या लोग एकजुट हुए अपने रूलर्स के जुल्म और ज़्यादती एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़, लेकिन इंडिया में बाहरी हुकूमत के ख़िलाफ़। और इंडिया के अलावा जितनी भी कॉलोनीज़ आप देखिए, उन सब कॉलोनीज़ में जो बाहरी हुकूमत, कॉलोनियल हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग एकजुट होना शुरू कर दिए और जो है ना उसके खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ और कॉलोनियल हुकूमत ख़त्म हुआ और नेशन स्टेट बना। तो इंडिया में भी वैसा ही हुआ। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। इन इंडिया में लाइक मेनी अदर कॉलोनीज़, और भी दूसरे कॉलोनीज़ के जैसे, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज़ कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। बोला जा रहा है कि दूसरे कॉलोनीज़ के जैसे ही इंडिया में भी जो नेशनलिज्म है या नेशनलिज्म का ग्रोथ है वो शुरू होता है कैसे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट शुरू होता है, जो आज़ादी की स्ट्रगल शुरू होती है, तो उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ ही लोग एकजुट हुए और नेशनलिज्म जो है वो उभर करके सामने आया। इंडिया के हर एक तबके के लोग, हर एक सेक्शन के लोग जो है, सभी का कॉमन एनिमी, सभी अपने कॉमन एनिमी को आइडेंटिफाई किया वो ब्रिटिशर्स के तौर पर। ब्रिटेन गवर्नमेंट को या ब्रिटेन गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग कॉमन एनिमी के तौर पर जो है वो आइडेंटिफाई किए और सभी एकजुट हो गए कॉलोनियल हुकूमत या ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी आपका जो 10th का चैप्टर है उसमें पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से और गांधी जी के एंट्री से। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 हुआ। और देखिए वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो 2 एलायंस के बीच हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है
एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद की बात है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच हुआ। ये क्या था, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी। एलाइड पावर में भी बहुत सारी कंट्रीज थी और सेंट्रल पावर में भी बहुत सारी कंट्रीज थी, और ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे। इसी को हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी, कोई दो कंट्रीज के बीच नहीं, दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच, जिस अलायंस का नाम है एलाइड पावर और सेंट्रल पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर और एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप ये याद रखिएगा, दोनों वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर की ही जीत हुई, लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर ही लिमिट रहेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर का हिस्सा रहता ब्रिटेन, और ब्रिटेन भी वॉर में पार्टिसिपेंट होता है, और ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया रहती है। तो जब भी किसी भी कंट्री का वॉर होता है तो उसका अच्छा खासा पैसा या रिसोर्स जो है वो ड्रेन होता है और वॉर में खर्च हो जाता है। वॉर के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, नए नए सोल्जर को रिक्रूट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फूड सप्लाई किया जाता है, बेहतर से बेहतर लिविंग कंडीशन उन लोगों को दिया जाता है। इन सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है, नए नए वेपन्स खरीदे जाते हैं। हर एक कंट्री वॉर में चाहती है कि हम जीतें, कोई भी कंट्री वॉर में ये नहीं चाहती है कि हम हार जाए वॉर। तो इसी वजह से ब्रिटेन का अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा था। जब उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर या वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ा तो उसका असर इंडिया पर भी देखने को मिला। जब उसका खर्च बढ़ गया तो इंडिया पर नए नए तरीके के टैक्सेस लगा दिए, और इन सब टैक्सेस के और नए नए टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, और पुराने जो भी एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे जो पहले से थे उन सब चीज़ों का टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद देखते हैं टैक्स बढ़ने की वजह से चीज़ों का दाम जो है 1914 टू 1918 चीज़ों का दाम, कमोडिटीज़ का जो है दाम दोगुना हो जाता है। फिर उसके बाद और भी इम्पैक्ट वगैरह दिखाई देता है कि यहाँ पर क्रॉप फेल हो जाता है, और जिस वजह से जो है हंगर टाइप का सिचुएशन रहता है, क्रॉप्स की कमी रहती है। लेकिन ब्रिटेन यहाँ से वो जो है क्रॉप्स खरीद रही है और भेज रही है अपने वॉर कैंप में, जहाँ पर उनके सिपाही लड़ रहे हैं बॉर्डर्स पर या वर्ल्ड वॉर में जहाँ पर लड़ रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, यहाँ के लोगों के सामने भुखमरी टाइप की सिचुएशन रहती है। इसके अलावा फोर्स रिक्रूटमेंट किया जाता है, ज़बरदस्ती कहीं से भी किसी को उठा लिया जाता है और फौज में उसके मर्जी के खिलाफ उसको भेज दिया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इन सब चीज़ों की वजह से, इसके अलावा इसी दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स भी होता है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स मतलब एक फैलने वाली बीमारी थी, जैसे हम लोग देखें कोरोना टाइप का बीमारी, कोरोना जैसे 2020 में शुरू हुआ, तो वैसे ही 1919 में आप लोग सुने भी होंगे, 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ तो लोगों का ये एकदम आम बात था, ये लोग कह रहे थे कि हर 100 साल बाद महामारी आता है। तो ये 1919 की ही बात है कि इस दौर में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स फैल गया, और जो है इस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ की बदहाली, यहाँ की कंडीशन को छोड़ करके वो वॉर में मस्त थी, वो अपने वॉर की प्रिपरेशन कर रही थी, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों के बदहाली पर, यहाँ के लोगों के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जब लोग वॉर के दौरान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अंग्रेजी हुकूमत ये बात, ब्रिटेन गवर्नमेंट ये बात कहती है कि चूंकि वॉर का सिचुएशन है और वॉर की वजह से जो है महंगाई वगैरह बढ़ा हुआ है और जो है ना इन सब टाइप का सिचुएशन है, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वॉर ख़त्म होता है लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। तो जब वॉर ख़त्म हुआ और कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ, फिर से लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और इन सब प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत एक नया कानून लाती है, जिस कानून को रॉलेट एक्ट कहते हैं। और रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट एक कानून पास की थी जिसमें ये प्रोविज़न था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट किसी को भी या ब्रिटिश पुलिस किसी को भी 2 साल के लिए गिरफ्तार कर सकती है शक की बुनियाद पर। जिस पर शक हुआ उसको गिरफ्तार कर सकती है, और जिसको गिरफ्तार कर लिया गया उसको 2 साल जेल के अंदर रहना पड़ेगा। उसका कोई ट्रायल नहीं हो सकता। ट्रायल होता है कि कोर्ट में जो दो वकीलों के बीच बहस होती है कि मी लॉर्ड मेरा मुवक्किल बेगुनाह है और इन सब तरीके की जो बातें होती है कोर्ट के अंदर, 2 वकील की बात जो जज सुन करके फैसला सुनाते हैं तो वो उसको ट्रायल कहते हैं। तो जिसको गिरफ्तार कर लिया गया उसको जो है ना उसको 2 साल अंदर रहना ही पड़ेगा। वो कोई वकील नहीं रख सकता है, वो कोई अपील नहीं कर सकता है, और रिलीज़ होने के लिए 2 साल के बाद ही निकलेगा। तो रॉलेट एक्ट यही था। क्या था रॉलेट एक्ट? ब्रिटेन गवर्नमेंट कानून पास की जिस कानून की वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट को या ब्रिटिश पुलिस को ये पावर हो गया कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 2 साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसको गिरफ्तार कर लिया गया उसको 2 साल जेल के अंदर रहना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे आगे और क्या होता है। तो देखिए टॉपिक है हमारा
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन होगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन दिखाई देता है कि व्हाट वर द सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कि इंडिया में क्या सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये बड़े क्वेश्चन में 4 नंबर में, 3 नंबर में, उससे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन विच वर द फॉलोइंग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में नए इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन एराइज हुए, वो सब यहाँ नीचे दिया हुआ। सबसे पहला कंडीशन क्या था, तो देखिए इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग दीज पीरियड। बोला जा रहा है इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम इस दौरान था। क्या सब प्रॉब्लम था, दूसरे पॉइंट में देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से वॉर में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, जिस वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर या वॉर एक्सपेंडिचर अच्छा खासा बढ़ गया। जब वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो नए नए टैक्सेस वगैरह यहाँ लगा दिए गए, तो एग्जिस्टिंग जो पहले से टैक्सेस थे उसको इंक्रीज कर दिया गया। देखिए न्यू इनकम टैक्स वॉज इम्पोज, नए टैक्स इनकम टैक्स के तौर पर इम्पोज कर दिए गए, नए टैक्स लगा दिए गए। तो आज के डेट में जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं वो अंग्रेजों ने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही इनकम टैक्स लगाया था कि हम लोग अपने इनकम पर जो टैक्सेस पे करते हैं। टैक्सेस भी देखिएगा तो बहुत तरीके का है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स वगैरह, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सब चीज़ों को जो पे करते हैं वो तो है ही। उसके अलावा इनकम पर भी टैक्स लगता है, जो पर्सन को भी लगता है और कॉर्पोरेट वगैरह को भी लगता है, कंपनीज वगैरह को। तो ये जो इनकम टैक्स है उसी दौरान लगाए गए थे। एंड द एग्जिस्टिंग टैक्सेस वर इंक्रीज्ड, और पहले से जो टैक्सेस थे उन सब टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, जिसका असर क्या हुआ कि चीज़ों का दाम, एक तो लोगों का के इनकम का अच्छा खासा पैसा टैक्स के तौर पर जाने लगा, इसके अलावा जो पुरानी टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया, उन सब चीज़ों की वजह से चीज़ों का दाम इंडिया में दोगुना हो गया। तो देखिए प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट डबल्ड बिटवीन 1914 to 18। तो बोला जा रहा है इस दौरान चीज़ों का दाम जो है वो दोगुना हो गया। 1914 से 1918, 1914 to 1918 के दौरान चीज़ों का दाम जो है वो डबल हो गया। तो ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। अब आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट में, इसके साथ साथ क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे जगहों पर बारिश अच्छी नहीं होने की वजह से फसल नुकसान हो गया, किसानों के पास उतने खाने पीने के लिए नहीं था, और इंडिया में फूड स्कार्सिटी टाइप का सिचुएशन था। और इस फूड स्कार्सिटी टाइप के सिचुएशन में भी ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ के फार्मर से, यहाँ के पीजेंट से ग्रेन खरीद रही थी, क्रॉप्स खरीद रही थी, और कहाँ भेज रही थी, अपने सिपाहियों को जो है वो सप्लाई कर रही थी, अपने वर्ल्ड वॉर के में सोल्जर्स को वो सप्लाई कर रही थी। तो देखिए देयर वॉज फूड स्कार्सिटी एंड द सिचुएशन ऑफ हंगर। फूड स्कार्सिटी थी, अनाज की कमी थी, और यहाँ भुखमरी टाइप का हालात था। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स वर्सन द सिचुएशन एंड किल्ड मेनी पीपल। इसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स आया, एक महामारी आई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स के नाम से, इन्फ्लुएंजा नाम से महामारी आई, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, और ये सिचुएशन को और भी बद से बदतर बना दिया। लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट वो मस्त थी, वो वॉर में इन्वॉल्व थी, और यहाँ की इंडिया के हालात को लेकर के वो किसी तरीके का कोई कंसर्न नहीं जता रही थी, ना ही किसी तरीके की वो कदम उठा रही थी। इसके साथ साथ और भी चीज़ें थी, और चीज़ें में क्या है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरिया एंगर्ड द पीपल। बोला जा रहा है कि जब फौज में सिपाही उसके मारे जा रहे थे, जो सिपाहियों की कमी हो रही थी, तो कहीं भी इंडिया के किसी भी गांव में चली जाती थी गवर्नमेंट या पुलिस, और किसी को भी उठा करके ले आती थी और कहती थी आज से तुम्हारा फौज में नौकरी हो गया, और तुम जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट के या ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर में लड़ने जाओगे, तुम्हारी नौकरी तय हो गई, और ट्रेनिंग कर करके उनके उसके मर्जी के खिलाफ भेज दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों में नाराज़गी थी। अगर किसी को उसके मर्जी के खिलाफ कोई काम करने दिया जाता है तो क्या होता है कि वो नहीं चाहता रहता, और उसको जो है वो उसके अंदर नाराज़गी होती है इस बात की कि हमारे विश और हमारी मर्जी के खिलाफ हमको कोई काम करवाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से नाराज़गी थी लोगों में, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने या ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि वॉर का सिचुएशन है, इस वजह से ऐसा माहौल है, ऐसा हालात है, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ की चीज़ों पर ध्यान देंगे और सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वॉर ख़त्म हो गया और कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। जब कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ तो लोग फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब लोग फिर से प्रोटेस्ट करते हैं तो अंग्रेज़ी हुकूमत, ब्रिटेन गवर्नमेंट एक कानून पास करती है इन सब प्रोटेस्ट को या जो है सप्रेस करने के लिए, इन सब प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, और उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। ये है रॉलेट एक्ट। देखिए
रॉलेट एक्ट क्या था? इट वॉज द एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक कानून था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास की थी, which gave the British government enormous power to repress the political activities। जिस वजह से इस कानून की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकती थी, प्रोटेस्ट वगैरह सबको जो है सप्रेस कर सकती थी, दबा सकती थी, ठीक है। एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बोला जा रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, किसी भी जो है पॉलिटिशियन को, किसी भी लीडर्स को, फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स को शक के बुनियाद पर गिरफ्तार कर ली। जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर हो गया और उसको 2 साल तक कैद में रख सकती थी विदाउट ट्रायल्स के। ट्रायल्स क्या होता है कि जो हमारे पास अभी अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो हमारे पास ये राइट्स है कि हम लॉयर्स कर सकें और अपनी बात जो है वो कोर्ट में रख सकें। हमारी लॉयर्स जज को कन्विंस करेगी और जज हमको जनरली रिहा कर देती है, बेल दे देती है कि अनटिल एंड अनलेस द पर्सन इज गिल्टी ही और शी इज इनोसेंट, तब तक जब तक इस पर जुर्म साबित नहीं होता है तब तक हम बेगुनाह है और हमको जीने, खाने, रोजी रोटी और अपना घर संभालने चलाने का हक है। तो उस जमाने में जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, एक बार गिरफ्तार कर लिया गया शक की बुनियाद पर बिना कोई उसके जुर्म के भी, तो उसको 2 साल कैद में रहना ही पड़ेगा, 2 साल जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, किसी तरीके की कोई बीच में सुनवाई या बेल वगैरह नहीं होगा। तो ये था रॉलेट एक्ट। जब रॉलेट एक्ट पास किया गया तो इंडिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट एक तरफा वो अपनी मर्जी से इसको जो है वो पास कर दी। बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा एतराज़ जताया है। रॉलेट एक्ट को बहुत सारे लोगों ने, इंडिया के लोगों ने काला कानून कहा और गांधी जी भी इसको काला कानून कहे। और गांधी जी अपने एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह, जो गांधी जी का पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह हुआ करता था। उससे पहले गांधी जी, अभी देखेंगे कि इस तरफ हम लोग देखते हैं, इधर देखेंगे कि जो है ना गांधी जी इधर देखेगा कि चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह करते ज़रूर हैं, लेकिन ये सब सत्याग्रह पहले हुआ था, ये लोकलाइज सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, तो गांधी जी जो है 1919 में रॉलेट सत्याग्रह करते हैं 6 अप्रैल 1919 को इसके खिलाफ। तो यहाँ देखिए इसके आगे सबसे पहले हम लोग सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं और सत्याग्रह के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें गांधी जी के बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए थे कि गांधी जी की जो है गांधी जी की एजुकेशन वगैरह कैसी हुई और गांधी जी नेशनल मूवमेंट से पहले क्या कर रहे थे, उनकी हालात कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे। और गांधी जी ये सत्याग्रह, गांधी जी अफ्रीका में पहली बार ये अपना जो बताए थे कि 1915 के जनवरी में गांधी जी अफ्रीका से आते हैं और नेशनल मूवमेंट में 1916 से वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उससे पहले गांधी जी अफ्रीका में थे और गांधी जी वहाँ पर 2 नोबेल तरीका, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस तरीका वो डिवाइस किए हुए थे। अंग्रेज़ी हुकूमत या बाहरी हुकूमत या फिर एक्सप्लॉइटिव हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल कर रहे थे। सत्याग्रह क्या था तो हम आपको अपने लफ्ज़ों में बता देते हैं। गांधी जी का ये एक आइडिया था जिसमें गांधी जी इस बात पर जोर देते थे कि अगर हम हक पर हैं, अगर हम सच पर हैं, हमारी लड़ाई हक और सच की है, तो उसको बिना हिंसा के भी हम जीत सकते हैं। अगर अपनी बात हम जो गलत करने वाले लोग हैं, अगर हम अपनी बात उसके सामने रखते हैं, पीसफुली रखते हैं, उसको कन्विंस कर देते हैं, तो वो गलत करने वाला गलत करना छोड़ देता है। इस तरीके से तो क्या था, ये गांधी जी का आइडियोलॉजी था जो इस बात पर जोर देता था कि अगर हम हक पर हैं, अगर हम सच पर हैं, हमारी लड़ाई हक और सच की है, तो बिना हिंसा के भी, बिना वायलेंस के भी हम इसको जीत सकते हैं। तो देखिए सत्याग्रह के बारे में, इट इज़ एन नॉन एग्रेसिव पीसफुल मास एजिटेशन। नॉन एग्रेसिव है मतलब एग्रेसिव नहीं है, और पीसफुल है मास एजिटेशन मतलब ज़्यादातर लोग पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, ठीक है। अगेंस्ट द ऑपरेशन मतलब जुल्म के खिलाफ, और एंड इनजस्टिस के खिलाफ मतलब शोषण और जो है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल्स पर, उसी को सत्याग्रह कहा जाता है। इट वॉज द नोवेल वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। ये एक बेहतरीन तरीका था, ये एक बढ़िया तरीका था, बहुत अच्छा नोवेल तरीका था जो कि कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ जो है वो यूज़ किया गया था। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब भी था इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ कि अगर हम सच पर हैं, अगर हम हक पर हैं, तो हम अपने सच पर रहें और अपनी सच बातों को बार बार हम अपनी बातों को रखें। सामने वाला आज निकल मजबूर हो जाएगा और हमें बात उनको माननी पड़ेगी। पीसफुल तरीके से हम उससे जो है डील करें। अब देखिए गांधी जी के बारे में,
गांधी जी ही रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में आए। उससे पहले वो अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर सत्याग्रह और नॉन वायलेंस तरीके से वहाँ पर जो अपार्थीड सिस्टम था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अफ्रीका में, उसके खिलाफ वो लंबी लड़ाई लड़े थे। अफ्रीका की बात कर रहे हैं। और जब वो अफ्रीका में थे और अपना सत्याग्रह और नॉन वायलेंस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन किए, तब तक गांधी जी को इंडिया में भी बहुत सारे लोग जान चुके थे और तब तक ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में गांधी जी को लोग जानने लगे थे, जानना शुरू कर दिए थे। अब देखिए, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी इंडिया में भी सत्याग्रह मूवमेंट जो है शुरू करते हैं और उससे पहले अफ्रीका में करते हैं, साउथ अफ्रीका में। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ, तो गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किए, तो पहला सत्याग्रह गांधी जी अफ्रीका में किए। और अगर ऐसे पूछा जाता है कि गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो इंडिया में पहला सत्याग्रह ये चंपारण में हुआ, जो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो सत्याग्रह जो उनका तरीका था सच और हक पर लड़ने की पीसफुल तरीके से, वो गांधी जी अफ्रीका में ही शुरू कर चुके थे और जो है उनको जो कामयाबी भी इस चीज़ पर मिली थी। अब देखते हैं गांधी जी जब इंडिया आते हैं, इंडिया तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल लीडर हैं वो उनको नेशनल मूवमेंट से इनवाइट करते हैं। गांधी जी ये फैसला लेते हैं कि हम पहले ऑल ओवर इंडिया घूमेंगे, यहाँ के लोगों की हालात देखेंगे, क्योंकि गांधी जी पिछले 20 सालों से इंडिया में नहीं थे और इंडिया के हालात से वाकिफ़ नहीं थे, वो अफ्रीका में थे। तो गांधी जी कहते हैं कि पहले यहाँ के लोगों को हम देखेंगे, यहाँ के लोगों की गाँव की जो हालात है उन सब चीज़ों से पहले हम जानेंगे, उसके बाद कोई नेशनल मूवमेंट में फैसला लेंगे। उसी सब दौरान गांधी जी जब पूरे देश में घूमने के लिए निकले थे, लोगों के हालात का जायज़ा लेने निकले थे, तो कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है 1916 में, एनुअल सेशन जो होता है वहाँ पर कांग्रेस गांधी जी नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पर गांधी जी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ला से, जो राजकुमार शुक्ला चंपारण, बिहार में जगह एक चंपारण, वहाँ से आए थे, क्योंकि चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन हो रही थी। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो वहाँ के किसानों पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे इंडिगो सिस्टम को ग्रो करने के लिए, और वहाँ के किसानों को का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो राजकुमार शुक्ला उन सब शिकायत को लेकर के गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है चंपारण चलिए और चंपारण में हम लोगों के साथ, जो हम पीजेंट्स के साथ जो ज्यादती हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन सब चीज़ों के खिलाफ मूवमेंट शुरू कीजिए। और गांधी जी को वो कन्विंस करते हैं। गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजहरुल हक और भी अदर्स लीडर्स जो है वो वहाँ से जाते हैं, कहाँ, चंपारण, और चंपारण मूवमेंट शुरू करते हैं। चंपारण मूवमेंट गांधी जी का इंडिया में पहला मूवमेंट था, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल नहीं था, क्योंकि ये चंपारण लिखा हुआ तो चंपारण तक ही लिमिट था। एक रीजनल जो सत्याग्रह था, लोकलाइज सत्याग्रह था। अगर ऐसा पूछा जाता है कि गांधी जी का इंडिया में ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह, तो वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, जो कि 1919 में होगा, 6 अप्रैल 1919 से, ठीक है। तो गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह है, और गांधी जी का इंडिया में पहला ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह पूछा जाए तो वो रॉलेट सत्याग्रह है, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी जो है ये शुरू किए थे। तो अब यहाँ देखिए क्या है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, याद रखिएगा, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, और ये 1917 में हुआ था। और यहाँ क्यों हुआ था, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो की जो प्लांटेशन के लिए जो प्लांटर्स थे उसके खिलाफ की गई थी। प्लांटर्स जो है वहाँ के लोगों को लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसका फ़ायदा उठाते थे, उससे सस्ते में जो है इंडिगो कल्टीवेट कर लेते थे, सस्ते में इंडिगो ख़रीद लेते थे, जबकि वहाँ के पीजेंट इंडिगो की कल्टीवेशन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडिगो प्लांट की जो रूट्स होती थी वो काफ़ी डीप होती थी और वो ज़मीन से अच्छा खासा मिनरल वगैरह सब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था, ज़मीन इनफर्टाइल हो जाता था, ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। और इंडिगो एक कैश क्रॉप था, जो कि जो है इंडिगो एक नील था जो कपड़े के इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल होता था कपड़े बनाने के लिए, और इंडिया में ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में उस चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ख़ास करके ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाने की वजह से इंडिगो प्लांटेशन लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश प्लांटर्स इन लोगों को फोर्स किया करते थे, वहाँ के पीजेंट को, और वो फोर्स करने का सिस्टम था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम कहने का मतलब कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में इंडिगो करना पड़ेगा। 3 कठिया सिस्टम को ऐसे भी लिखा जाता है, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा, और ऐसे लिखा जाएगा 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा ये करना
करना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर 20 कट्ठे में से जिस फार्मर के पास भी 20 कट्ठा ज़मीन है उसमें से 3 कट्ठे पर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को कट्ठा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको बता देते हैं कि अगर ये आपके पास ज़मीन है और इस ज़मीन को अगर आप 20 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जो भी है 20 पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है इनकेस, तो उस 20 पार्ट्स में से मिनिमम 3 पार्ट में आपको कल्टिवेशन करना ही पड़ेगा इंडिगो का, बाकी और पर आपको जो करना। तो ये कानून था। तो 3 कटिया सिस्टम किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप लोग याद रखिएगा। 3 कटिया सिस्टम इंडिगो की प्लांटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जो ब्रिटिश प्लांटर्स यहाँ के पीजेंट को, चंपारण के पीजेंट को फोर्स किया करते थे, तो गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के पीजेंट को, चंपारण के पीजेंट के फेवर में प्रोटेस्ट करते हैं और फाइनली जो है इन लोगों की बात जो है वो मान ली जाती है और इंडिगो प्लांटेशन वहाँ से ख़त्म कर दी जाती है। और जो प्लांटर्स को ये फोर्स किया जाता है कि प्लांटर्स को कोर्ट से ऑर्डर जाता है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, गांधी जी का दूसरा इंडिया में जो सत्याग्रह था वो खेदा में था। खेदा एक जगह है जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, 1918 में हुआ था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे किसानों के लिए, पीजेंट के लिए जो है ना गांधी जी सत्याग्रह किए थे। यहाँ पे फसल नुकसान हो गया था, क्रॉप फेल हो गया था और उसके बाद भी लोगों के पास अनाज नहीं था, अपने खाने पीने तक के लिए अनाज नहीं था और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लोगों से टैक्स मांग रही थी। तो गांधी जी जो है इन वहाँ के खेदा के पीजेंट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और उन लोगों का टैक्स माफ़ करवाते हैं। जो रिच जो वेल्दी पीजेंट थे उन लोगों की, या वेल्दी फार्मर थे, उनकी हालात अच्छी थी। तो गांधी जी उन लोगों से अपील करते हैं कि आप टैक्स पे कर दीजिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिनकी हालात अच्छी नहीं है, जो पुअर पीजेंट है, उनका टैक्स माफ़ कर दीजिए। तो गांधी जी वहाँ भी ये 1918 में किए थे। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में था। किसके फेवर में? मिल वर्कर्स के फेवर में। और ये अहमदाबाद में गांधी जी का फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ है, याद रखिएगा, फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ, मतलब पहला भूख हड़ताल गांधी जी इंडिया में जो किए थे। जबकि भूख हड़ताल हम देखते हैं पुणे की यरवदा जेल में भी होता है। पूना पैक्ट से पहले जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता होता, वहाँ पर भी गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ पर बैठे थे। लेकिन इंडिया में पहला फास्ट एंड टू डेथ अहमदाबाद में किए थे, मिल वर्कर्स के फेवर में। यहाँ पर क्या था कि अहमदाबाद में एक मिल थी, कपड़े का कारखाना था, कपड़े का फैक्ट्री था। वहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते थे। लेकिन वहाँ पर जब कुछ एपिडेमिक्स फैल गया, किसी तरीके की बीमारी फैल गई, प्लेग फैल गया, जिसको प्लेग कहते हैं, ठीक है, तो प्लेग फैल गया और लोग जो है वहाँ से मजदूर उस जगह को छोड़ करके जा रहे थे। तो ब्रिटिश जो फैक्ट्री ऑनर्स था वो लोगों को, मजदूरों को कहा कि जो भी हमको अभी प्रोडक्शन में मदद करेगा, हेल्प करेगा, हम उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर करके जो देंगे। तो कुछ जो वर्कर्स वहाँ पे जो फैक्ट्री में रुके और प्रोडक्शन में हेल्प किया। लेकिन जब ब्रिटिश जो फैक्ट्री ऑनर्स था, तो जब पेमेंट करने की, वेज देने की बात आई तो सिर्फ 20% इंक्रीज़ करके दिया जा रहा था। इस वजह से लोग वहाँ वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और तब तक पूरे इंडिया के लोगों को, वर्कर्स को, लेबर्स को, पीजेंट को पता था गांधी जी नाम के एक लीडर्स हैं जो अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवा लेते हैं। चंपारण में भी मनवाया और खेदा में भी मनवाया। तो लोग इन्वाइट करते हैं वहाँ के वर्कर्स गांधी जी को, और गांधी जी वहाँ जाते हैं और इन लोगों के फेवर में जो है वो मूवमेंट शुरू करते हैं। और फाइनली गांधी जी इन लोगों का 35% जो है वो वेजेस जो है पेमेंट इंक्रीज करवाते हैं या प्लेग बोनस दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये सब था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला इवेंट जो है हमारा जालियांवाला बाग इवेंट है। तो जालियांवाला बाग इवेंट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है। तो पहले रॉलेट एक्ट के बारे में बता चुके हैं। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो यहाँ के लोगों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ठीक है। जो ऑल ओवर इंडिया, गांधी जी भी पहला, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं, जो गांधी जी का पहला ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह होता है। अब उसी सब दौरान रॉलेट एक्ट के अंदर ही पंजाब प्रोविंस में 2 लीडर थी, गिरफ्तारी हो जाती है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उस लीडर का नाम क्या होता है? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लीडर की रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जाती है पंजाब में। तो जब गिरफ्तारी हो जाती है इन दोनों लीडर्स की रॉलेट एक्ट के अंदर शक की बुनियाद पर, तो लोग और ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो पीसफुल हो रहा था। इस पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान जो एक दिन आता है 13 अप्रैल 1919 जो कि इत्तफाक से ये बैसाखी का दिन था। ये कोइंसिडेंस था कि फेस्टिवल का दिन था और लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और रॉलेट एक्ट के अंदर जो 2 बड़े लीडर की गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग दूर दराज से भी वहाँ पर आए थे। लोगों को ये बात पता नहीं था कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ या मार्शल लॉ लगा हुआ। मार्शल
लॉ क्या होता है कि अगर कहीं पर कर्फ्यू या मार्शल लॉ लगाया गया है तो 2, 4, 5 से ज़्यादा के लोगों में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर पहले से कर्फ्यू लगा हुआ। जनरल डार जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट हुआ करता था, पहले से ये एंटीसिपेट करते हुए, अंदाज़ा लगाते हुए कि चूंकि छुट्टी का दिन है, बैसाखी का दिन है, तो लोग और बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो जो है कर्फ्यू लगा चुका था। लोगों को पता नहीं था। लोग 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग एक जगह है, एक गार्डन है, बाग है, जो कि अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर जो शहर है वहाँ पर, और लोग वहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोगों को ये बात पता नहीं था कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ या मार्शल लॉ लगा हुआ है। जनरल डायर को जब पता चलता है कि लोग जो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो चुके हैं, तो जनरल डायर अपने पूरे फौज के साथ वहाँ पर जाता है और जालियांवाला बाग जो बाग था, गार्डन था, उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़िट होता है। एक ही एग्ज़िट मतलब एक ही गेट होता है, दूसरा कोई गेट नहीं होता है। तो उस गेट की तरफ से जनरल डायर और उसकी फ़ौज आ चुकी थी, वो एंट्री ब्लॉक हो चुकी थी। लोगों पर बिना वार्निंग दिए हुए, बिना किसी तरीके का वार्निंग दिए हुए, बिना मौका दिए हुए अपने सिपाहियों से जनरल डायर कहता है फायर देम, ओपन फायर, मतलब गोली चलाने के लिए कहता है। पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो है उस जनरल डायर गोली चलवा देता है और उस गोली चलने के दौरान लगभग 300 साढ़े 300 लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग तो गोली से मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है, वो दीवार उसकी बहुत बड़ी थी, इस वजह से लोग उस दीवार को कूद करके बाहर नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग वो जालियांवाला बाग में कुआं होता है, उस कुएं में भी कूद जाते हैं, तो वो सफोकेशन से मर जाते हैं। कंप्लीट इस हादसे में जो जनरल डायर गोली चलवाया था पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर है, इस अमृतसर में है, इस हादसे में 350 लोग के करीब मारे जाता है। ये अंग्रेज़ों का डेटा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का डेटा है, और जो है अगर इसको देखा जाए तो ये वेरी भी कर सकता है, अलग अलग जगहों की रिपोर्ट में अलग अलग डेटा हो सकता है। तो इसी हादसे को हम जालियांवाला बाग इंसिडेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए जालियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था। ऑन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को ह्यूज क्राउड वर गेदर्ड इन द जालियांवाला बाग। बोला जा रहा है कि ह्यूज क्राउड मतलब बहुत सारी भीड़ जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। इन अमृतसर, जालियांवाला बाग जो है ग्राउंड कहाँ, अमृतसर में, तो अमृतसर में इकट्ठा हुई थी। हु वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, जो पीसफुली शांति से बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट कानून था उसके खिलाफ, एंड द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स अंडर द रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के अंदर जो उनके लीडर्स की, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी उस अरेस्ट के खिलाफ। जनरल डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर एंटर करता है वो जालियांवाला बाग में, ब्लॉक द एग्जिट, एग्जिट ब्लॉक कर देता है, बाहर जाने का किसी तरीके का मौका इन लोगों के पास नहीं होता है, एंड ओपन द फायर ऑन द क्राउड किलिंग 100। बोला जा रहा है कि और उन सब भीड़ पर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर जो है वो निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देता है, और जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। इस हादसे को जालियांवाला बाग इंसिडेंट कहा जाता है। अब देखिए जालियांवाला बाग इंसिडेंट जब होता है तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। इस क्रिटिसिज्म में या इस चीज़ों की जो है कंडेमनेशन करते हुए महात्मा गांधी अपना कैसर हिंद का लक़ब, जो पहले कभी ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से उनको इनाम मिला हुआ था, वो वापस कर देते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड का अवार्ड जो है वो वापस कर देते हैं। पूरी दुनिया में बहुत जब क्रिटिसिज्म होती है तो एक कमीशन अपॉइंट की जाती है, उस कमीशन का नाम होता है हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि इस चीज़ों की जाँच करने के लिए कि क्या जालियांवाला बाग हादसे में जनरल डायर की गलती थी और कितनी गलती थी। हंटर कमीशन फाइनली जाँच में ये पाता है कि जो है ना जनरल डायर की गलती थी, और जनरल डायर को नौकरी से निकाल करके और कहाँ, लंदन भेज दिया जाता है। तो ये हमारा जालियांवाला बाग इंसिडेंट था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, जो गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किए थे, और उससे रिलेटेड नन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड नन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, उससे नन कॉपरेशन से पहले खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, और फिर हम देखते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ और स्वराज पार्टी वगैरह सब बनाई गई, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।